हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय, जिसमें आज आपकी क्लास है क्लास नंबर 3। दोस्तों देखिए, क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी विषय का पाठ्यक्रम, और उसमें हमने जाना था कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और क्लास 2 में हम लोग देख रहे थे ध्वनि, और ध्वनि से संबंधित ही हमने देखा था वर्णमाला और स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्लास नंबर 3 तब शुरू करेंगे। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे था अध्याय नंबर 1 ध्वनि का अध्ययन। दोस्तों ध्वनि क्या है? तो दोस्तों मनुष्य के भावों, विचारों, अनुभवों के आदान प्रदान करने का जो भी माध्यम होता है वो भाषा होती है। और दोस्तों जो भाषा होती है वो कहीं ना कहीं एक ध्वनि है, जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो एक ध्वनि के रूप में निकालते हैं, और वही ध्वनि अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। और दोस्तों वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो होता है वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाती है। तो दोस्तों आप इसको बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कल हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं, वर्ण ही अक्षर होते हैं, और वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, क्रमबद्ध समूह को। तो यहाँ पे आगे हम देखें, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। स्वर 11 हैं, अयोगवाह 2 हैं, व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, द्विगुण व्यंजन 2 हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं। और दोस्तों इसी स्वर के अगर हम भेद देखें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये स्वर के प्रकार हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अयोगवाह किसे कहते हैं? अंक और आह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो गिनती है, यानी कि इनका जो जोड़ है, ना ही स्वर के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ होता है, यानी कि ये किसी के साथ नहीं गिने जाते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्लियर? जहाँ पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा वहाँ पे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब दोस्तों व्यंजन में, इसके पहले दोस्तों अगली वीडियो में यानी कि क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं वो किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं उच्चारित होते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उच्चारण के लिए। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर की सहायता से ही उनका उच्चारण होता है। तो दोस्तों जो व्यंजन है, व्यंजन भी यहाँ पर हम देखेंगे अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों अस्पर्श व्यंजन में कौन कौन आते हैं? अस्पर्श व्यंजन में जो 5 वर्ग हैं वो आते हैं, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में का खा ग घ अंगा आता है, चा वर्ग में च छ ज झ इया आता है, और टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा आता है, ता वर्ग में त थ द ध ना आता है, पा वर्ग में प फ ब भ म आता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके भी बताइएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक शिक्षक को फीडबैक मिलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे तभी पता चलता है कि उसने जो भी चीज़ें अपने छात्रों को पढ़ाई है क्या वो चीज़ें सही समझ में आई है कि नहीं आई है। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, इससे मुझे फीडबैक मिलेगा कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य र ल और व आता है। तो य र ल व
जब भी हम उच्चारित करते हैं इस वर्ड को, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुंह में हवा है वो अंदर ही रह जाती है, यानी कि अंतस्थ अंदर ही रहती है ये हवा। ऊष्म व्यंजन स ह, तो यहाँ पे जो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म का मतलब क्या होता है, उष्मा, जहाँ पे जो वर्ड जिनको बोलने पर उष्मा यानी कि रगड़ खा करके उष्मा बाहर की तरफ निकलती है, तो वो होते हैं स ह, वो क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्लियर। अब संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और स्रा। दोस्तों इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिला करके एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए क धन छ ता धन रा त्रा जा धन इया ज्ञा सा धन रा स्रा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दो व्यंजन आपस में मिलकर तीसरे वर्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कैसे व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से संयुक्त व्यंजन, छात्रा ज्ञा और स्रा। तो आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा या रा ला वा। दोस्तों देखिए ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये आपके आगे आने वाले, चाहे वो आपके सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक या फिर यूपी टेट सुपर टेट जितने भी आपके एग्जाम आएंगे, इन सब में ये चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो जब भी पढ़िए आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए आगे हम चलते हैं। कुछ ध्वनियां विदेशी भाषाओं से भी ली गई हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां कहते हैं। जा तथा फा अरबी और आ, यहाँ पे देखिए जा और फा कैसी ध्वनियां, अरबी ध्वनियां हैं। आ अंग्रेजी भाषा में ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता तथा अर्धचंद ध्वनियां भी कहते हैं। तो इन्हें हम कहाँ से लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये क्या है, पंचम वर्ड है। जब हम लोग पांचों वर्ग पढ़ रहे थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो वहां पर हमने देखा था कि ये पंचम वर्ड के, ये पांचों वर्ग में पंचम वर्ड आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो हर तरफ से यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ग हैं ये उसका पांचवा अक्षर है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, पंचम वर्ड कहा गया। तो अब हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, डा और ढा। डा और ढा को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, यह आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आपके जो भी सेमेस्टर वाले एग्जाम है इसमें तो पूछा ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए अब है शुद्ध उच्चारण। कोई भी भाषा हो उसका सही अर्थ तभी समझा जा सकता है जब उसका उच्चारण शुद्ध रूप में किया जाए। तो दोस्तों देखिए कोई भी भाषा है, अगर उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं होगा तो उस भाषा को समझने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। यानी कि अगर हम बात करें एक छोटे बच्चे की जो सही से वर्ड्स को या हम कह सकते हैं सेंटेंस को नहीं कंप्लीट कर पाता, नहीं बोल पाता है, तो जो अक्सर देखिए जो माँ उसके साथ रेगुलर रह रही है या जो माँ उसके साथ 24 घंटा रह रही है, वो माँ उसके उस लैंग्वेज को समझ सकती है क्योंकि उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो तुतला रहा तो उस वर्ड में उसको क्या कह रहा है, काला को लाला या इस तरह से बोल सकता है, या छोटे छोटे वर्ड जो उसका प्रोनाउंसिएशन वो सही ढंग से नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो शुद्ध उच्चारण है किसी भी भाषा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। यानी कि अगर किसी भी भाषा का ज्ञान हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं जिससे भाषा का ज्ञान है, उससे लैंग्वेज आती है, तो हम किस बेस पे कहते हैं, क्योंकि वो जो भाषा का उच्चारण कर रहा है वो सही कर रहा है। मौखिक भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है क्योंकि उच्चारण की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दोस्तों देखिए अगर बात करें मौखिक भाषा की, जहाँ पर हम बोल करके भाषा को प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उच्चारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि अगर हम सही ढंग से उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं, उच्चारण स्थान और वर्ड।
तो कंठ से कौन कौन से वर्ड उच्चरित होते हैं ये हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए क ख ग घ, तो यहाँ पे का वर्ग का क ख ग और स्वर में आ और हा, तो यहाँ पे ये कंठ से उच्चरित होते हैं। किस तरह से हम याद करेंगे, पहले तो आप यहाँ पे इस तरह से याद करिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। किस तरह से, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो यहाँ पर आप क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ, ये चार वर्ड आपके कंठ ताल मूर्धा दंत और ओष्ठ में आ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंठ में आया आ, तालु में ई, मूर्धा में हम देखेंगे यहाँ पे आपको मूर्धा में मिलेगा रा और सा। अब यहाँ पे हम देखेंगे दंत में ला, तो यहाँ से आप देखिए दंत मूर्धा तालु, यहाँ पे छोटा सा, फिर यहाँ पे षटकोण वाला सा और यहाँ पे तालु में बड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तालु में बड़ा सा सबसे पहले आता है, मूर्धा सा उसके बाद आता है और छोटा सा सबसे बाद में आता है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या याद करना है, पांचों वर्ग जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग हैं, ये कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ में आ रहे हैं, लेकिन इसमें से 4 वर्ड ही केवल आ रहे हैं, 5वां वर्ड नहीं आ रहा है। क्लियर। और उसके बाद कंठ में आ रहा है, तालु में ई आ रहा है। उसके बाद आपको क्या याद करना है कि तालु में बड़ा सा आ रहा है, मूर्धा में षटकोण वाला सा आ रहा है और दंत में छोटा सा आ रहा है। और यहाँ पर हम ओष्ठ में देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था कंठ में आ, तालु में ई और मूर्धा और दंत में कोई भी, देखिए यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ओष्ठ में आ रहे हैं ऊ, और यहाँ पे देखिए नासिका में सारे पंचम वर्ड आ रहे हैं। पंचम वर्ड किससे उच्चरित होते हैं, तो दोस्तों देखिए आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, उच्चारण स्थान जब पूछेगा तब आपसे ये पूछेगा कि पा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, क च ट त और पा और कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो यहाँ पे क च ट त प, तो यहाँ पे ओष्ठ आ रहा है, यहाँ पे पा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना कि मूर्धा में रा आ रहा, मूर्धा और दंत में ला आ रहा है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और मूर्धा में री भी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कंठ और तालु में ए आई, ये कंठ और तालु दोनों में आ रहा है। कंठ और ओष्ठ जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो रहा, ओठ से हो रहा, वो ओ और अ है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको कैसे याद करना है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, कंठ तालु कंठ ओष्ठ, इस तरह से आप याद कर लेंगे। एक बार आप कोशिश करिएगा, इसको देखिए आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको आप लिख के याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये सबसे पहले 5 याद करें, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये 5 आपने याद कर लिया। फिर का चा टा ता पा याद कर लिया। फिर नासिका में आपको पता ही है कि 5 वर्ड आते हैं जो पंचम वर्ड हैं 5 वर्ग के, और कंठ तालु में ए आई आएगा और कंठ ओष्ठ में ओ अ आएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से आप याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ क्या, मूर्धा में रा आएगा और दंत में ला आएगा। और यहाँ पे बस आपको क्या, तालु में बड़ा सा, मूर्धा में षटकोण सा, दंत में छोटा सा, और मूर्धा में री भी आएगा। और यहाँ पर आपको ओष्ठ में ऊ आएगा।
चलिए उच्चारण के नियम हम देखते हैं। कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चरित होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थी को देना चाहिए। शिक्षक को उस अक्षर का स्वयं उच्चारण कर विद्यार्थी से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए जो उच्चारण के नियम में अगर हम बात करें, एक शिक्षक जो भी वाचन करता है, जो भी पढ़ता है, उसको आदर्श वाचन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिक्षक हमेशा सही पढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षक सही पढ़ता है, इसलिए उसके वाचन को आदर्श वाचन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपना जो भी वाचन कर रहा है, जो भी पुस्तक पढ़ रहा है विद्यार्थियों के सामने, वो सही उच्चारण करे, जिससे कि विद्यार्थी भी उनका अनुसरण करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सा को हिंदी में सा की तरह बोला जाता है और खा के रूप में नहीं। तो दोस्तों देखिए, बोलिए अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की, तो अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे जो गांव की बोली होती है उसमें शा को खा कहते हैं, जैसे वर्षा को बरखा कहते हैं। तो शा का उच्चारण खा से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियां जो हमारी बोलियां हैं वो हमारे लैंग्वेज में आ जाती हैं, और जिसकी वजह से जो उच्चारण है वो गलत होता है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में भी बताना है कि शा का उच्चारण खा से नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा है, ज्ञा को ज्ञा के रूप में बोला जाता है, जा के रूप में नहीं। तो दोस्तों देखिए, ज्ञान को ज्ञा को जा से भी उच्चारित करते हैं लोग, तो जिसकी वजह से ये भी अशुद्धियां होती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी बच्चों को बताना है। छा को छा अथवा छा के रूप में बोला जाता है, ना कि छा के रूप में। जैसे यहाँ पे क्षत्रिय, रक्षा, तो क्षत्रिय और रक्षा में यहाँ पे देखिए क्षत्रिय को किस तरह से बोलना है, किस तरह से लिखना है, इन सब चीज़ों का भी बच्चों को ज्ञान कराना चाहिए। री को री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु। तो यहाँ पे देखिए, री को इस तरह से तो हम बोल रहे हैं, लेकिन लिखते कैसे? इस तरह से। तो बच्चों को इन सब चीज़ों का भी ज्ञान कराना है। अब यहाँ पे देखिए, इया तत्सम शब्दों में संयुक्त अक्षर बनाने के काम आता है, और उच्चारण में देखें तो ना के समान होता है, जैसे चंचल, अंजन। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो इया है, ये च छ ज झ इया, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चंचल देखने को मिल रहा। तो जो यहाँ पे जब हम संधि पढ़ेंगे आगे की, जब आप 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में जब आप हिंदी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब व्यंजन संधि होती है तो वहाँ पे जो पंचम वर्ड है, अगर यहाँ पे च है तो च का जो अंक यहाँ पे जो उच्चारण होगा इस बिंदी का, वो इया से हो रहा, वो इया से हो रहा, चंचल, अंजन। ये संयुक्त अक्षर उच्चारण में काम आते हैं, और ये जो इया है ये संयुक्त अक्षर बनाता है, जैसे हमने पढ़ा था अभी। यहाँ पे देखिए, पढ़ा था हमने, यहाँ पर हमने पढ़ा था जा धन इया बराबर ज्ञा। तो ये यहाँ पर इया जो था ये संयुक्त व्यंजन बनाने के काम आता है, इसमें आपको यही बताया गया है। अब उच्चारण संबंधी त्रुटियां क्या होती हैं दोस्तों? शुद्ध उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण और टिप्पणी, इसमें देखते हैं हम। देखिए, कवि, मुनि और शांति। तो दोस्तों यहाँ कवि, मुनि और शांति लिखा हुआ, लेकिन अगर हम इसका उच्चारण शुद्ध रूप में कर रहे हैं तो इस तरह से बोलें, कवि, मुनि और शांति। तो यहाँ पर देखिए, कवि, मुनि, शांति। तो दोस्तों एक देखिए, ये अशुद्ध उच्चारण है। जब छोटी ई इसमें लिखा गया है तो छोटी ई की तरह उच्चारण भी तो होना चाहिए। देखिए, इसमें टिप्पणी क्या की गई कि लिखते ई है लेकिन बोलते क्या है? बड़ी ई बोलते हैं, किंतु परंतु। तो यहाँ पे देखिए, किंतु परंतु में भी यही होता है कि शुद्ध उच्चारण किंतु परंतु है, लेकिन किंतु परंतु। तो इस तरह से लिखते ऊ है लेकिन बोलते बड़ा ऊ है, छोटा ऊ लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, छोटा ऊ की मात्रा तो लगी है लेकिन बोलते समय बड़ा ऊ की मात्रा निकाल रहे हैं, तो ये अशुद्धि हो जाती है। यहाँ पे देखिए, मछली बोलते हैं, लिखे तो छा है लेकिन बोलते हैं शा है, तो छा को सा की तरह बोलना, ये भी अशुद्ध उच्चारण में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, गड्ढा
तो यहाँ पे देखिए किस तरह से गड्ढा लिखा है, तो बोलते तो ढा, यहाँ पे देखिए लिखा तो जो शुद्ध उच्चारण है वो ढा है, लेकिन बोलते डा है। ढोलक में देखिए लिखते तो ढोलक है, यहाँ पे जो सही उच्चारण है वो ढोलक का है, लेकिन बोलते क्या टोलक। और प्रायः यह गलती हो जाती है बोलने में और लिखने में। भरत और दशरथ, तो लिखते भरत जो एक्चुअल में सही वर्ड है वो भारत है, लेकिन बोलते क्या भरत। एक्चुअल में जो है दशरथ, लेकिन लिखते क्या है दशरथ। तो ता को था और था को ता बोलते हैं। तो इस तरह से ये अशुद्धियां हो जाती हैं, उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अशुद्ध उच्चारण होता क्या है। वाचन की प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण तथा लेखन में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व है। तो वाचन का मतलब जब हम बोलते हैं तो उसमें शुद्ध उच्चारण, और बोलने के लिए शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और लिखने के लिए शुद्ध वर्तनी, यानी कि जो भी चीजें हम लिख रहे हैं वो सही लिखना है। तो व्याकरण से भी दुगुना उच्चारण का महत्व होता है, यानी कि अगर हम बात करें उच्चारण की, तो उच्चारण का महत्व व्याकरण से भी ज्यादा इसलिए होता है कि अगर हम व्याकरण को गलत लिख भी रहे हैं, लेकिन अगर हमने उच्चारण सही किया है तो उसको लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण सही तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। एक सुउच्चरित वाक्य व्याकरण असम्मत रहने पर भी अर्थ प्रदान करता है, यानी कि अगर शुद्ध उच्चारण किया जा रहा है तो उसमें व्याकरण की कुछ त्रुटियां भी हैं, तब भी वो अर्थ प्रकट करता है। अगर लेकिन वहीं हम बात करें पूर्ण व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चरित होने पर भी श्रोता समझ नहीं पाता है। तो अगर कोई भी व्याकरण सम्मत वाक्य है लेकिन वो सही ढंग से उच्चरित नहीं किया जा रहा है, कोई भी व्याकरण सम्मत वाक्य है अगर वो सही ढंग से उच्चारण उसका नहीं किया जा रहा है, तो उसको जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो समझ नहीं पाएगा, अपूर्ण रूप से समझता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसको सही ढंग से समझ नहीं पाएगा, अपूर्ण समझेगा, अथवा प्रयत्न करके ही समझ पाता है, यानी कि वो उसको कोशिश करता है समझने की, तभी समझ पाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अशुद्ध उच्चारण के प्रकार। दोस्तों देखिए, वर्णमाला के उच्चारण में क, ख, ग, घ को कै, ख, गै, घै उच्चारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उच्चारण की अशुद्धता होती है। और यहीं पर हम बात करें स्वर लोप की, तो एकादश को एकादशा बोलते हैं, तो ये भी स्वर लोप हो गया। और शब्द के अंत में लिखते ई और बोलते बड़ी ई हैं। मुनि को मुनि, मन को मनु बोलते हैं। और स्वरागमन का दोष देखें तो स्कूल, स्टेशन, तो यहाँ पर स्कूल और स्टेशन होता है, तो स्कूल और स्टेशन बोलते हैं, तो ये अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। और यहीं पर हम बात करें स्वर भक्ति की दोष, तो जैसे श्री को श्री और प्रताप को प्रताप, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो स्वर का जो दोष होता है वो होता है श्री को श्री बोलेंगे भी और प्रताप को प्रताप, तो ये अशुद्ध उच्चारण होता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या होते हैं दोस्तों, देखिए भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव का मतलब जो भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग ही उच्चारण है, वहाँ के लोगों का जो लैंग्वेज है वो होता है, जिसकी वजह से उच्चारण में अशुद्धता होती है। अशुद्ध उच्चारण के कारण भी अगर जहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है या जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ के लोगों का उच्चारण अशुद्ध है, तो उसकी वजह से भी बच्चा अशुद्ध उच्चारण करेगा। शारीरिक दोष, अगर उसके अंदर कोई शारीरिक दोष है या कोई शारीरिक विकार है, जैसे हकलाना या सही से उच्चारण ना कर पाना शारीरिक दोष की वजह से, तो ये भी अशुद्ध उच्चारण के कारण हो सकते हैं। और हीन भावना, बच्चा किसी कमी की वजह से अपने अंदर हीन भावना महसूस कर रहा है, इसकी वजह से भी वो अटक अटक के बोलेगा, जिसकी वजह से वो अशुद्ध उच्चारण करेगा। और भय, यानी कि किसी डर बस वो अशुद्ध उच्चारण कर सकता है, जैसे अगर कोई टीचर है उसको बहुत डांटता है या मारता है, तो उसकी वजह से, डर की वजह से भी अशुद्ध उच्चारण करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी, जहाँ भी कोई भी त्रुटि हो या फिर
आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, और शेयर अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि मेरा मेन मोटो यही है कि आप खुद भी पढ़ें और आपसे बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।